हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। आज के वीडियो में हम जॉइनिंग टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि ये कब, किसको, किस सिचुएशन में और कितनी मिलती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जानते हैं कि जॉइनिंग टाइम होता क्या है। तो अगर कोई ट्रांसफ़र पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ है यानी लोक हित में हुआ है, सेम या अलग पोस्ट पे, सेम या दूसरे स्टेशन पर, तो वहाँ ज्वाइन करने के लिए जो टाइम मिलता है उसे ज्वाइनिंग टाइम कहते हैं। लेकिन अगर ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट पर हुआ है तो उस केस में ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता, क्योंकि वो लोक हित में नहीं है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। आपने खुद रिक्वेस्ट करके अपना ट्रांसफ़र करवाया है। अब हम देखेंगे कि ज्वाइनिंग टाइम किसको मिल सकती है। तो सबसे पहले परमानेंट एंड टेम्पररी एम्प्लॉयज़, प्रोविजनली परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज में इंटरव्यू या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर अपनी पास सर्विसेज को भी काउंट कराना चाहते हैं, उन्हें भी ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ जैसे स्कीम में, जहां किसी ऑफिस या डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट से ज़्यादा स्टाफ हैं और उन स्टाफ से सर्विस लेने के लिए उन्हें कहीं और भेजा जाता है, तो उसे हम रीडिप्लॉयमेंट कहते हैं। री मतलब दोबारा से और डिप्लॉयमेंट मतलब भर्ती। ऐसे केसेस में भी ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऑफिस या डिपार्टमेंट में काम कम हो जाने से नंबर ऑफ पोस्ट कम कर दिया गया है, यानी इस्टेब्लिशमेंट का रिडक्शन हो गया है, तो ऐसे केसेस में भी ऑफिशियल्स को दूसरी जगह अपॉइंट कर देते हैं। अब इसमें दो केस है। पहला केस ये है कि पहले ऑफिस में काम करते करते ही उन्हें दूसरे ऑफिस में जाने का ऑर्डर मिल जाता है, तो उस केस में ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। बट अगर ऑफिशियल को उस ऑफिस से डिस्चार्ज या निकालने के बाद दूसरी जगह जाने का ऑर्डर मिलता है, तो उस केस में ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, लेकिन बिना पे के, बशर्ते वो ब्रेक टाइम यानी डिस्चार्ज होने और ज्वाइन करने में अगर 30 दिन तक का टाइम है और उस ऑफिशियल की 3 साल कंटिन्यूस सर्विस हो गई है, तो उस केस में ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, लेकिन पे नहीं मिलेगा। मतलब सर्विस कंटिन्यू रहेगी, सर्विस ब्रेक नहीं होगी, लेकिन चूँकि ड्यूटी नहीं की गई है तो पे नहीं मिलेगा। अगर कोई ऑफिशियल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप में पोस्टेड है और उस आइलैंड के अलावा अगर उसका होम टाउन है, तो उसे साल में एक बार अपने होम टाउन जाने और वापस आने के लिए भी ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। टेम्पररी ट्रांसफ़र में ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक्चुअल ट्रांजिट टाइम यानी वहाँ जाने में एक्चुअली कितना टाइम लगेगा वो टाइम दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम टूर में जाते हैं तो डिस्टेंस के हिसाब से टूर प्रोग्राम बनता है और वो जाने का टाइम टूर में काउंट हो जाता है। वैसे ही टेम्पररी ट्रांसफ़र में एक्चुअल ट्रांजिट टाइम ही दिया जाएगा। नाउ अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग टाइम किस सिचुएशन में कितने दिन का मिलेगा। तो सबसे पहले अगर सेम स्टेशन है यानी एक ही शहर में दूसरे ऑफिस या डिपार्टमेंट जाना है और चेंज ऑफ रेसिडेंस यानी घर बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में सिर्फ 1 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर एक शहर या एक स्टेशन से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हुआ है तो 2 केस बनते हैं। पहला, अगर चेंज ऑफ रेसिडेंस नहीं है यानी घर बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ 1 दिन का ही ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। दूसरा केस ये है कि अगर चेंज ऑफ रेसिडेंस है यानी घर बदलने की ज़रूरत है, तो पुराने और नए स्टेशन के बीच की दूरी और वहाँ जाने के साधन यानी मोड्स ऑफ ट्रैवल पर डिपेंड करेगा कि कितने दिनों की ज्वाइनिंग टाइम दी जा सकती है। तो अगर दोनों स्टेशंस के बीच में यानी पुराने और नए स्टेशन में अगर 1000 किलोमीटर या उससे कम की दूरी है, तो नॉर्मल केस में 10 दिन मिलेगा, और अगर नए स्टेशन जाने के लिए 200 किलोमीटर से अधिक केवल रोड से ही जाया जा सकता है, तो उस केस में
12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। इसी तरह 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक नॉर्मल केसेस में 12 दिन और 200 से अधिक बाई रोड ट्रैवल करने पर 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्टेशन जाने के लिए 15 दिन का नॉर्मल केस में और 200 से अधिक बाई रोड ट्रैवल करने में दोनों ही केस में 15 दिन का ही टाइम दिया जाएगा। इस केस में अगर कोई हवाई यात्रा करता है यानी प्लेन से जाता है तो उसे मैक्सिमम 12 डेज का ही ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। इन सब के अलावा अगर स्टेशन रिमोट लोकेशन में है यानी शहर से दूर है और वहाँ जाने के लिए ज़्यादा साधन नहीं है तो ऐसे केसेस में ज्वाइनिंग टाइम को बढ़ाया जा सकता है यानी एडिशनल नंबर ऑफ ज्वाइनिंग टाइम दिया जा सकता है। अब हमने यहाँ जो डिस्टेंस यानी दोनों शहरों के बीच में दूरी की बात की है वो दूरी एक्चुअल दूरी होगी यानी वहाँ पहुँचने में एक्चुअल में कितना ट्रैवल करना पड़ा है वो काउंट किया जाएगा। अब अगर ट्रांसफ़र सिक्किम को मिलाकर नॉर्थ ईस्ट रीजन में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप एंड लद्दाख में होती है या वहाँ ट्रांसफ़र होता है तो नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम से 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अब अगर ज्वाइनिंग टाइम के पहले या बाद में या बीच में कोई छुट्टी आ गई है तो उसे कैसे काउंट करेंगे। मान लीजिए कोई पुराने हेडक्वार्टर से फ्राइडे को रिलीव हो गया तो सैटरडे से ही उसका ज्वाइनिंग टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा। बट अगर उसका ज्वाइनिंग टाइम फ्राइडे ख़त्म हो रहा है तो अब वो चाह कर भी सैटरडे एंड संडे ज्वाइन नहीं कर पाएगा तो ज्वाइनिंग टाइम को उन छुट्टियों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और अगर बीच में छुट्टी है तो ज्वाइनिंग टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, छुट्टी को ज्वाइनिंग टाइम काउंट कर लिया जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम को हम सीएल के अलावा किसी भी लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमें डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करना है। तो अगर ऑफिशियल को ट्रांसफ़र ऑर्डर किसी और जगह रिसीव हुआ है यानी अपने पुराने हेडक्वार्टर के अलावा, जैसे हो सकता है वो टूर पर हो या किसी ट्रेनिंग पे हो या उसकी पोस्टिंग कहीं और है और हेडक्वार्टर कहीं और है या टूर के बीच में उसका हेडक्वार्टर चेंज हो जाए या उसके टेम्पररी ट्रांसफ़र को परमानेंट कर दिया जाए तो इन सारे केसेस में हम डिस्टेंस पुराने वाले हेडक्वार्टर से ही कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करेंगे ज्वाइनिंग टाइम के एक्सटेंशन की। तो एचओडी चाहे तो ज्वाइनिंग टाइम को 30 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट ये 30 दिन के एक्सटेंशन में 8 दिन का प्रिपरेशन लीव प्लस एक्चुअल ट्रांजिट टाइम और कोई हॉलीडे अगर सफिक्स हो रही है तो सब मिलाकर 30 दिन तक एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अब अगर किसी ने पूरा ज्वाइनिंग टाइम अवेल किए बिना ही ज्वाइन कर लिया तो अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम को अर्न लीव में ऐड कर देंगे, लेकिन 300 अर्न लीव के लिमिट में, क्योंकि 300 से अधिक ईएल बैलेंस नहीं हो सकता। जैसे अगर किसी के पास 298 अर्न लीव हैं ऑलरेडी तो सिर्फ 2 दिन का ही अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम उसके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। अब सपोज़ किसी का ट्रांसफ़र होने के बाद वो दूसरी जगह ज्वाइन करने चला गया, बीच में उसे फिर से ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल गया तो उसे दोबारा फिर से फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा और उसका डिस्टेंस जहां ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला है वहां से नए ऑफिस तक का काउंट किया जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम के समय ऑफिशियल का पे कैसा होगा? तो ज्वाइनिंग टाइम को ऑन ड्यूटी कंसिडर करेंगे और पुराने वाले पोस्ट के पे प्लस डीए प्लस एचआरए दिया जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम प्रीवियस ऑफिस का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सैंक्शन करेगा, लेकिन ज्वाइनिंग टाइम का पे नए वाले अथॉरिटी को पे करना होगा ऑफिशियल की ज्वाइनिंग करने के बाद। इसके अलावा परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस एंड कन्वीनियंस अलाउंस ज्वाइनिंग टाइम के दौरान नहीं दिया जाएगा। अब क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम ऑन ड्यूटी काउंट हो रही है तो अगर ज्वाइनिंग टाइम के बीच में इंक्रीमेंट डे आता है यानी 1 जनवरी या 1 जुलाई आता है तो इंक्रीमेंट लगेगा, लेकिन पहले वाले पे में इंक्रीमेंट लगेगा क्योंकि पे भी पुराना वाला ही मिल रहा है और
नए पोस्ट पे अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इसलिए पुराने पोस्ट पर ही इंक्रीमेंट मिलेगा और उसका बेनिफिट ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगा। अब अगर ऑन रिक्वेस्ट पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो डेफिनेटली ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ ज्वाइन करने के लिए अगर आपकी लीव सैंक्शन नहीं है तो उस केस में उस पीरियड को डाइज नन कर दिया जाएगा और वो पीरियड इंक्रीमेंट या पेंशन में काउंट नहीं होगा। अब मान लीजिए ऑफिशियल के ट्रांसफ़र के बाद पहले वाले पोस्ट का चार्ज हैंडओवर कर दिया है ऑफिशियल ने, लेकिन नए पोस्ट के चार्ज को अभी टेक ओवर नहीं किया है और इसी बीच ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाता है, तो बीच के पीरियड को हम ज्वाइनिंग टाइम ट्रीट करेंगे। मतलब वो पीरियड काउंट भी होगा और उस पीरियड का पे भी मिलेगा। जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ऑन रिक्वेस्ट पर ट्रांसफ़र हुआ तो ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा, तो पुराने पोस्ट से रिलीव होने से नए पोस्ट पर ज्वाइन करने के टाइम को कैसे मैनेज करना है। या तो उस पीरियड को कवर करने के लिए लीव ली जा सकती है, या उस बीच में अगर हॉलीडे है तो उस ट्रांजिट टाइम को लीव कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब उस पीरियड की आप लीव ले रहे हो या कोई हॉलीडे है तो वो पीरियड सर्विस में काउंट हो जाएगी। अब इस पीरियड का पे कौन देगा? तो ऑफिशियल तो रिलीव हो गया है, यानी वहाँ तक कि उसकी एलपीसी बन गई होगी। इसका मतलब जो लीव वो लेगा या जो हॉलीडे बीच में है उस दिन का पे नए ऑफिस को देना होगा। तो ज्वाइनिंग टाइम ऑलमोस्ट कवर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय।